नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। हमारा खास कार्यक्रम लेकर पालकों के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे अपने बच्चों को बाजारवाद के इस दौर में कैसे बेहतर शिक्षा दें, उनमें किन मूल्यों के साथ भविष्य को संवारें। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि वे सही स्कूल को, सही संस्थानों को और सही शिक्षण व्यवस्था को जानें। इसके लिए हमने शुरू किया है मिशन एडमिशन, और इस खास कार्यक्रम के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट और होस्ट और शिक्षाविद फाजिल सर, और खास मेहमान द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के चेयरमैन BS आर्य भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। फाजिल जी, आवाज मिल रही है आपको? ओवर टू यू फाजिल सर। यस, थैंक यू। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के चेयरमैन बहादुर आर्या जी। तो आर्या जी, हमारे चैनल पे, शो पर बड़ा आपका स्वागत है फिर से एक बार। धन्यवाद। जो आपने जो ये स्कूल स्टार्ट किया था आज से 2008 में जी, तो ये रायपुर शहर में एक और स्कूल था कि एक अलग स्कूल था? इट वॉज वन मोर स्कूल, इट वॉज वन डिफरेंट स्कूल? कैसी थी जर्नी, क्या थी परेशानियां, कैसे पहुंचे यहाँ तक? आज हमारे श्रोताओं को सब बताइए। हम तो ये सोचते हैं कि एक अच्छा स्कूल की जरूरत महसूस कर रहा था ये रायपुर शहर जी, और उसके लिए फिर हमने अपनी तरफ से प्रयासरत किया है जी, और बहुत सफल भी हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों में एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट स्कूल से ही होना चाहिए, वेरी नाइस, है ना, और बच्चों को स्पोर्ट्स में भी अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने स्कूल की शुरुआत की। एक अलग स्कूल बनाना, बच्चों के टैलेंट को आगे तक ले जाना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, इसके लिए ही हमने प्रयासरत हैं और इसी को ही करने का विचार भी आगे तक है हमारा। तो आप जो किए हैं, तो आपको लगता है कि आप कितने सफल हुए हैं? जो आपका जो मिशन स्टेटमेंट अभी आपने जो दिया है, इसको आप कितने दूर तक सफलता से आप कर पाए हैं अभी तक, या क्या और करना है, वो भी आप शेयर करें। हाँ, कुछ हद तक हमें ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम अपना एक परिणाम दे रहे हैं और जो डेडिकेटेड स्टाफ वगैरह हमने रखा है और सब लोग डिवोटेड होके इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और हमारा स्कूल अभी एजुकेशन में भी अच्छे बच्चों लोग को IIT, मेडिकल जैसे चीजों में सेलेक्ट भी होते हैं और अच्छा मेरिट में भी बच्चे आ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने स्कूल खोला है और हमारे बच्चे अब आज की डेट में रायपुर में सबसे अच्छा स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म कर रहे हैं और उसके लिए हमने पूरी टीम तैयार करके रखी है कि बच्चों को आगे बढ़ाना है। अच्छा, और तो यानी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो तो जाए मेडिकल इंजीनियरिंग में, और जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनके लिए भी आप कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग कर रहे हैं उनको, ताकि वो भी सफल हो। जी जी, ये आपका प्रयास है। जी जी, राइट। तो कुछ ऐसे बच्चों की कहानी जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े हैं, जो सफल हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, अभी जैसे संयम शुक्ला है, एक स्टूडेंट रहा है हमारे पास और वो 2014 में ही हमारे स्कूल से एंट्री किया था और 2016 में आज की डेट में वह एक इंटरनेशनल प्लेयर की तरह बैडमिंटन में आगे बढ़ा है और प्रीमियर बैडमिंटन लीग होता है PBL, उस PBL में वह मुंबई की टीम में है। अच्छा। वो आगे बढ़ा है। इसके अलावा और भी बच्चे बैडमिंटन में आगे जा रहे हैं और अभी हमारे पास यश नाम का स्टूडेंट है जो ट्रिपल जंप में खेलो इंडिया में भी आगे निकला है और राष्ट्रीय स्तर पर वो भी सिल्वर मेडल जीता है और सिल्वर मेडल जीतकर अभी वो कुछ खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसा करते हुए बेसबॉल में भी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, ये सब चीजें हैं। आर्चरी में भी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। बहादुर जी, इस सब का कारण जो एक बड़ा होगा, क्योंकि आप जो है आप एक्चुअल में आप टीचर हैं एक्चुअल में जी, और इसके बाद आप एक चेयरमैन बने, स्कूल चला रहे जी। आप वो संचालक नहीं है जो कि बहुत पैसे थे और एक स्कूल खोल लिए जी। बेसिकली आप एक नीचे से आए हैं, तो वो आपका अटैचमेंट ज्यादा बड़ा है। और चूंकि आप खुद भी क्रिकेट में बहुत आगे थे जी, आप शायद रणजी ट्रॉफी किए हैं, तो किन किन के साथ खेले और वो जो आपको जो स्पोर्ट्समैन मिला
वो आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों में आप कल्टीवेट करें। जी। तो अपने बारे में बताएं, आपने भी किस तरह के स्पोर्ट्स खेले हैं, किन किन के साथ खेले, वो भी जरा बताएं हमारे श्रोताओं को। हाँ, क्रिकेट में मैं थोड़ा डिवीजनल वगैरह खेला हूँ, यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, और जिनमें राजेश सिंह परिहार जी भी थे, मेरे अच्छे कोच, गुरु बनकर चले हैं जी। और साथ में कई लोग, राजेश दवे जी हैं, उन लोग का भी आशीर्वाद मिला है। साथ में खेलने वाले जितेंद्र विगड़ जी हैं, अजय रामनानी है ना, सौरभ है, मुजाहिद है, ये सब लोग की टीम हुआ करती थी हमारे साथ में, गजानन नायडू वगैरह। तो हमने ये देखा है कि जो स्कूल लाइफ में हम लोग खेलते थे, तो हमारे पास या तो स्कूल अटेंड करो या तो खेलो, तो उसमें बहुत सारी कमी महसूस हुआ करती थी। अच्छा। उस कमी को दूर करने के भी हम कोशिश किए हैं कि अगर किसी खिलाड़ी को आप खेलने के लिए समय नहीं दोगे तो खिलाड़ी बनेगा कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और खिलाड़ी बनने के लिए उसको समय दिया जाए। राइट। और मैं तो खुद चाहता हूं कि सरकार कुछ ऐसे नियम और लागू करे कि जो बच्चा खेलता है उसको अटेंडेंस भी कुछ छूट दी जाए। अटेंडेंस छूट नहीं दी जाएगी तो बच्चा खेलेगा कैसे। और क्या पेरेंट्स भी छूट देते हैं वैसे बच्चों को? आप पेरेंट्स को कन्विंस कर पाते? क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि बच्चे को ये स्किल है, तो आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स को? हाँ, पेरेंट्स को हम कन्विंस करते हैं, लेकिन आज की डेट में है कि पेरेंट्स 90% पेरेंट्स बच्चों को ना सिर्फ स्टडी करिए, बच्चों का फिजिकल फिटनेस में, इसलिए उन लोगों को ध्यान भी नहीं जा रहा है। हम तो पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि बच्चा आपका भले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं जा सके, लेकिन खेलने का शौक उनमें पैदा रखो। बिल्कुल, ताकि उनकी फिटनेस बनी रहे, फिटनेस बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, स्पोर्टिंग हो जी। और उनका जो ये है कि लिथार्जिक नहीं होंगे जी, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे जी जी। तो ये तो बहुत बड़ी दौलत है ना ये सब तो जी। ओके, अच्छा बहादुर जी, आप तो ये बातें आप बताएंगे सब आपके स्ट्रगल के बारे में, जर्नी के बारे में, मिशन के बारे में जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्कूल चलती हैं, लेकिन बहुत बार जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनके पास बड़ी लंबी शिकायतों का लिस्ट होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो स्कूल के जब हम इस तरह के लोगों से बात करते हैं वो तो अच्छा बताते हैं, लेकिन जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट है। तो आप बताइए मुझे क्यों ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स आपके इन कंट्रीब्यूशंस को, या जो स्कूल चलती हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को, क्या पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं या फिर हकीकत में कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ पेरेंट्स अच्छे भी हैं और ज्यादा पेरेंट्स अच्छे भी हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब चीज समझते हैं, लेकिन आज की डेट में पेरेंट्स के पास भी समय की कमी हो गई है। अच्छा। वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी चाहता है कि स्कूल ही उठाए। हाँ। संस्कारित नहीं है तो स्कूल की जिम्मेदारी है, अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो स्कूल की जिम्मेदारी है। हम उनको समझाते हैं कि अगर बच्चों में कुछ आपको प्रोग्रेस देखना है तो स्कूल और पेरेंट्स दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वेरी गुड। और दोनों की जिम्मेदारी होती है कि हम दोनों मिलकर इस स्कूल में बच्चों को आगे बढ़ाएं। अगर आप पूरी जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर छोड़ देंगे या हम आपके ऊपर छोड़ देंगे कि पेरेंट्स सब करे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए क्या दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपके बच्चे बिल्कुल आगे सफल होंगे। आप समझने की कोशिश करें, हम उनकी कमजोरियां अगर बता रहे हैं तो आप उनको समझिए, और उन कमजोरियों को आप किस हद तक उसको दूर करते हैं या हम किस हद तक प्रयास करते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कुछ हम चले कुछ तुम चलो जी, और मिलजुल कर गम दूर करें। हाँ जी, वेरी नाइस। आप चाहते कि पेरेंट, टीचर और साथ में स्टूडेंट, अगर तीनों एक ट्रायंगुलर टीम बन जाए और तीनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करे और एड्रेस करे और समझ पाए, तो शायद हम ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बहादुर साहब ये बताएं कि आपका जो स्कूल है सीबीएसई है जी, लेकिन अभी क्या है कि और भी बहुत सारे नए नए तरह के बोर्ड आते हैं जी। आईबी होता है, फिर आईसीएसई होता है, फिर स्टेट बोर्ड होता है जी। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक तरह का जातिवाद, कास्ट सिस्टम लगता है, और ज्यादा महंगा, थोड़ा सस्ता, और फिर बहुत बार पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं करते उन फीस को, उनको लगता है कि हम बोर्ड पढ़ा रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स है ये। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आपका कहना कुछ हद तक सही भी है, और बोर्ड वाकई में एक होना चाहिए जी। आपका बिल्कुल कहना सही है, एक बोर्ड होना चाहिए, और इससे क्या है कि बच्चों में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी हाँ। और एक अच्छा कंपटीशन भी आ जाएगा हाँ। और सीबीएसई बोर्ड वाले उस सीबीएसई को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, सीजी वाले अच्छे से नहीं समझते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है लोगों में वो थोड़ा दूर हो जाएगा। ओके, तो ये जो 4 बोर्ड है, तो अगर मैं आपको चॉइस दूं तो इनमें से कौन सा बोर्ड लेंगे, या आप चाहेंगे सारे बोर्ड के ब्लेंड करके एक नया बोर्ड बने, या आप पे कोई और सुझाव है इस शिक्षा पर?
बैठना पड़ेगा सबको, बैठना पड़ेगा सबको बैठ करना, एक डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर है, और एक अच्छे शिक्षाविद को साथ में लेकर चलना पड़ेगा जिनको वाकई में एक अनुभव है, हाँ जी, जो बच्चों के बीच रहकर सब चीजें समझा है, कि वो समझता है कि बच्चे क्या लेंगे, क्या लेंगे। एयर कंडीशन रूम में बैठ के नियम न बनाए, जो धरातल में काम किए हैं, जो लोग देखे उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि नियम तो बन जाते हैं दिल्ली में, लेकिन जब दिल ही में नहीं घुसते हैं तो नियम दिल्ली में बनने से कुछ दिल ही में घुसना चाहिए ना, तो दिल्ली में नहीं जा पहुंच पाते हैं। और बहुत से ऐसी चीजें जो इम्प्रैक्टिकल है, जो नहीं होता है, कहने को बहुत कुछ होता है, दिखाते हैं, लेकिन वो धरातल में बच्चों को उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वेरी राइट। तो आप चाहते हैं वन नेशन, वन थ्योरी, वन करिकुलम, वन बुक, आप ऐसा चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस। हमने एक बार और देखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ बात और भी रखना चाह रहा हूँ, कि हमने ये देखा है कि कभी कोई भी स्कूल में घटनाएं या दुर्घटनाएं हो जाती है, तो एक दुर्घटना के आधार पर ना कोई भी बोर्ड ना एक नियम बना देता है। अच्छा। और उससे क्या होता है कि परेशानी भी होने लगती है। हाँ जी। तो इसलिए क्या हम चाहते हैं कि लोग वाकई में आपस में बैठे, बैठ कर एक अच्छे से नियम बनाना चाहिए इनको, जिससे क्या है पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहे, मैनेजमेंट भी, स्टाफ भी सेटिस्फाइड रहे, स्कूल भी सेटिस्फाइड रहे, बच्चे भी सेटिस्फाइड रहे, और ऐसा हो सकता है। ऐसा हो तो, लेकिन पूरे बच्चे को समझना पड़ेगा, इसमें मंथन और चिंतन की बात है जी, बड़ा टाइम लगेगा, डिबेट होगा, है ना जी। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया, कुछ घटना घटी तो नियम बन गए। अरे नियम बनते हैं ताकि घटना ना घटे जी, ये ठीक इसका उल्टा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है बहादुर साहब, ये बताएं कि आपसे मैं अगर पूछूं, जब आप भी कभी स्टूडेंट थे जी, तो आपका जो दौर था, जो जमाना था जब आप पढ़ाई करते थे, जी, जी, वो दौर और आज का दौर में बच्चों में क्या फर्क है, टीचर में क्या फर्क है, शिक्षा में क्या फर्क है, रिजल्ट में क्या फर्क है, क्या लगता है आपको, क्या फर्क आया जब आप पढ़ाई कर रहे थे और आज? और ये अच्छा हुआ, खराब है, बुरा है, उसको थोड़ा आप कमेंट करिए उस पर। नहीं, दोनों दौर अच्छे हैं, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। अच्छा। हमारे समय में आप भी समझ रहे हैं सोशल मीडिया की कमी थी जी, तो हम अपना समय जो है वो पढ़ाई और खेलकूद के अलावा कहीं व्यतीत कर नहीं पाते थे। अच्छा। इसलिए फिजिकल फिट भी होते हैं पहले समय के लोग, और अभी पढ़ाई में भी उन लोग अपना प्रयास करते हैं। अच्छा। लेकिन अभी वर्तमान में ये होता है कि हमने देखा है, दो पेरेंट्स देखा है, एक ज्यादा अवेयरनेस है, ओवर अवेयरनेस के कारण क्या बच्चों को में ओवर एक्सपेक्टेशन कारण उन लोग उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी लाद भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पढ़ो 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 पढ़ो, 90% है तो भी कम है, 98% है तो भी कम है। अब वो दौर आ गया है, और कुछ लोग ऐसा है कि पूरी तरह लापरवाही हो गई है कि भाई बच्चों पे ध्यान नहीं देना, न उसको संस्कारित करना, सोशल मीडिया में रहने से बच्चों का फिटनेस डाउन हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ये बदलाव आए। हाँ, बच्चों का केयर करना चाहिए। सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं जी, ये एक्चुअल में बच्चा अपने रूम में अकेले होकर बहुत अनसोशलाइज हो रहा है। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया है, लेकिन बच्चा सोशलाइज होना भूल गया है और एक कमरे में बंद होकर बहुत अनसोशलाइज हो जाता है। राइट। और इसका इम्पैक्ट उसके ब्रेन और उसके हेल्थ पर पड़ रहा है जी। तो आपके दौर पर यह सब नहीं था, आप लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे। अच्छा, एक जो और बात है, कहते हैं कि डिसिप्लिन बड़ा ब्रेक हो गया, वैल्यू सिस्टम ब्रेक हो गया। ऐसे आप मानते हैं कि डिसिप्लिन और वैल्यू सिस्टम आज नहीं रहा जो पहले था? इसका कारण क्या लगता है? कौन जिम्मेदार है? टीचर, बच्चे, पेरेंट, माहौल, समाज, पॉलिटिक्स, राजनीति, राजनेता, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? डिसिप्लिन बच्चों में आ जाता है। एक्चुअल में मेरा सोच अलग है कि अगर बच्चों को आप समझाएं और उनको सही तरीके से मोटिवेट करें, सही तरीके से काउंसलिंग करें, तो बच्चे अनुशासनहीनता नहीं दिखाएंगे। वेरी नाइस, है ना। अगर बच्चे आपके रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके साथ वो आपकी बात को समझते हैं, सुनते हैं और आपकी बात चलते हैं। आप उनको गाली गलौज करके बात करना, आप उनको जबरदस्ती किसी वजह से समझाने के बजाय डांट देना, तो उससे वो खुद इरिटेट होने लगे हैं। वेरी राइट। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू टॉक विद दिस जनरेशन, यू हैव टू डिजाइन अ कम्युनिकेशन व्हिच शुड बी मोर ह्यूमनस, मोर रिस्पेक्टफुल, मोर ऑनरेबल एंड इट शुड बी मोर एंटरटेनिंग। राइट। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा कम्युनिकेशन बनाइए जिसको बच्चे को सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे जी। तो उस तरह की अगर बातचीत करेंगे तो बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप डांटेंगे या उनको इंसल्ट करेंगे, रिब्यूक करेंगे, तो बच्चा आपसे नेटवर्क से कट जाएगा और वो 2G 3G में चला जाएगा। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही हो रहा है सब कुछ जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप भी देखते होंगे कि आजकल के बच्चों में, आपके उस दौर में और आज में हम देख रहे हैं कि बच्चे काफी स्ट्रेस में हैं और बड़े एग्रेसिव हो गए हैं बच्चे। तो आपके स्कूल में इस तरह के बच्चों के साथ किस तरह की ट्रेनिंग है, कैसी काउंसलिंग है, क्या कुछ आप कर रहे हैं कि वहाँ बच्चों का जो एग्रेशन लेवल कम हो जाए, और क्या प्रयास आप कर रहे हैं, जरा हमारे को शेयर करें। एक्चुअल में बच्चे लोग ना जो भी एग्रेसिव होता है उसका कारण मैं जहां तक समझता हूं कि वह उनको जो उम्मीद है किसी भी चीज से वो पूरी नहीं हो पा रही। वेरी गुड।
है ना, न वो पढ़ाई में वो अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं, कभी पढ़ाई में फिट नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स से उनको कुछ परेशानी सी महसूस हो रही है, फिर यहाँ टीचर से परेशानी महसूस हो रही है। तो ऐसे बच्चों को ना थोड़ा प्यार से लेना पड़ेगा। अच्छा। ऐसे बच्चों को डिप्रेशन में आने के बजाय हम ना उनको ट्रीट करें प्रॉपर। उनको प्रॉपर ट्रीट करने से वो बच्चे नहीं आएंगे, इरिटेट नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे, जो गलत हरकतें करते हैं वो सब नहीं जाएंगे। लेकिन भाई सब करेगा कौन? देखिए, आप तो चेयरमैन हैं या प्रिंसिपल तो चैम्बर में रहेंगे, आपके जो टीचर्स हैं, क्या वो टीचर्स आर द टीचर बाय चॉइस और बाय चांस? तो यहाँ होता है कि हमारे देश में जिसको पीएससी, यूपीएससी, आईआईटी कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, वो टीचर बनता है जी। तो क्या ऐसे टीचर के साथ इतना बड़ा बदलाव आ सकेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा में। तो आप अपने स्कूल में टीचर कैसे चुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे परखते हैं आप, और उस टीचर को उस तरह का मोटिवेशन और ट्रेनिंग किस तरह आप देते हैं ताकि ये कामयाब हो सके आपका मिशन? हाँ, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं और मैंने देखा है कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आज की डेट में एक प्रोफेशनल वर्क भी हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। और इनको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे ट्रेन किया जाता है, आज की डेट में ये सब चीजें बहुत होती है और बहुत अच्छी भी होती है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से ना उन टीचर के साथ बैठते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं कि पहले आप अपने आप को ना परफेक्ट रखिए, फिट रखिए। हाँ, बच्चों के आई कांटेक्ट को समझिए आप। अच्छा। बच्चा परेशान हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको आप देखिए और उसको समझाइए। मारने से नहीं सोल्यूशन निकलने वाला है। मारने से तो वो इरिटेट हो रहा है, वो और परेशान हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है और आप उसको और पीट के उसको दुखी कर रहे हैं। तो वो कर लेते हैं और हम बहुत हद तक तो सक्सेस हुए हैं। अब बाकी समय के अनुसार कुछ चेंज दिखता है, कुछ अलग से मूवमेंट बनता है तो हम उसमें और परिवर्तन ले आएंगे। आप माने मॉनिटरिंग कर रहे लगातार? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि स्कूल जो है वो हमेशा बात करती है अपने सफल बच्चों के बारे में, तो वो तो 4-5 होते हैं जी, लेकिन जो और जो 4-5 बच्चे जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहानी किसी को मालूम नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल। तो द्रोणाचार्य में ऐसे बच्चे जिनकी फोटो आप बाहर बोर्ड में नहीं लगाते हैं, वो उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको क्या परखा जा रहा है, उनको कैसे मोटिवेट किया जा रहा है, उनके लिए क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है, वो भी आप जरा शेयर करें आज इस चैनल पर। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर कुछ लोग जैसे वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं या अपने बोर्ड एग्जाम में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो उनको भी बैठाकर बात करनी होती है और मेरा ये सोचना है कि उनमें कोई ना कोई टैलेंट है। ओके। उनके टैलेंट को थोड़ा समझना है, उनको मोटिवेशन करना है। और आज की डेट में एक मूवी जैसे 3 इडियट्स आई थी, हाँ जी, हाँ जी। उसके हिसाब से बच्चे लोग का आजकल पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि इनमें टैलेंट को पहले पकड़ना पड़ेगा। अच्छा। कि ये अगर एजुकेशन की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप किसी और तरफ मूव करते कर लें। और अगर कंपटीशन का बहुत बड़ा जमाना है, आपका ने टारगेट चूज कर लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं होता है तो दूसरा अटेम्प्ट मार देंगे। आप उसको लूज नहीं करिए, लूज करना भी नहीं चाहिए, है ना। सक्सेस तो होता है आदमी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है सक्सेस, लेकिन लूज नहीं करना चाहिए। हारना नहीं है जिंदगी में, एक स्पोर्ट्स एक खिलाड़ी की तरह रहना है जिंदगी में। अगर आपको लगता है आपकी हार हुई है तो हार नहीं होती है, कोई भी खेलता है तो हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या तो सीखता है। जीतता है तो सीखता है। हाँ, कोई स्पिरिट है वो। हाँ, वो रहनी चाहिए, हमेशा हमेशा रहनी चाहिए। जिंदगी बड़ी है ना, आपकी मेहनत से आपका नसीब जरूर जागेगा, ऐसा चिंता वाली बात नहीं है ना। उनको मेहनत फिर से करनी चाहिए। द्रोणाचार्य स्कूल में बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करें? क्योंकि बात एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम ये देखते हैं कि जब बच्चा यहाँ से पढ़कर फिर बॉम्बे दिल्ली को जाता है तो वहां पर उनके साथ जरा सा ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो पर्सनालिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल। तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपका स्कूल किस तरह के प्रोग्राम चला रहा है और क्या बच्चे कितने सफल हो रहे हैं? क्योंकि हायर स्टडी में जब बाहर जाएंगे ये लोग तो फिर वहां पर वो एड्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ में टैलेंट तो है लेकिन इसकी कमी हो जाती है। तो द्रोणाचार्य में आपके कैसे प्लान है, कैसे प्रोग्राम है इसको ठीक करने के लिए? हम लोगों से ना सेमिनार अटेंड करने के लिए बोलते हैं। राइट। जैसे भी कहीं पर भी कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है या कहीं सेमिनार्स हो रहे हैं या कहीं पर कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो हम ना चाहते हैं कि बच्चों की पूरी टीम जाए और उन सेमिनार को अटेंड करे। वो देखे वो कैसा ट्रीट करते हैं, या आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, है ना, वहां पर खड़े हुए। इसके अलावा बहुत सारे मोटिवेटर हैं हमारे पास रायपुर शहर के अंदर, जिसमें आप एक खुद भी हैं, है ना। और हम चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ, हम चाहते भी हैं कि वो स्कूल में कंटिन्यू अपना टाइम देते रहें और इन बच्चों को ना कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ न कुछ आगे बढ़ाने में हेल्प करें, और हम इन लोग का समय लेते भी हैं। अच्छा, एक प्रश्न है, एक बच्चा अगर कोई पेरेंट आपको देता है क्लास 1 में
जी। तो आपके पास 12 साल बच्चा रहेगा जी। तो ये 12 सालों में बहादुर भाई आपका स्कूल और आपका जो सोसाइटी है जी। आप उन 12 सालों में क्या क्या चेंजेस बच्चों में लाने का प्रयास करते हैं, वो जरा बता दें। एक्चुअल में क्लास 1 से स्टूडेंट जब रन करता है, और आप सही कह रहे हैं कि क्लास 1 में बच्चा हमारे हाथ में आता है, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। राइट, उसके लाइफ का 1/3 पार्ट है। 1/3 तो 1/3 पार्ट में उसको क्या गेन मिलेगा, आप ये चैनल के थ्रू अपने हमारे जो सुनने वाले पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको हमारे चैनल से सुन रहे हैं, तो वो जो एक आज के स्कूल में कोई एडमिशन लेने आएगा, क्योंकि एडमिशन इज दैट विथ व्हाट ऐड टू योर मिशन, तो उनके मिशन में क्या ऐड होगा, उनके परिवार के सपनों में, उस बच्चे के जीवन में 12 साल में द्रोणाचार्य क्या बदलाव लेकर आएगा। कि द्रोणाचार्य वह गुरु, तो आप भी वही है, तो क्या बदलाव लेकर आएगा उस बच्चे में, कितने लोग कितने एकलव्य बनेंगे, कितना बड़ा एकलव्य वो बनेगा, बताइए हमें। हाँ, नहीं एकलव्य बनेगा, अर्जुन भी बनेगा वो। अच्छा, अर्जुन भी बनेगा बताइए साहब। नहीं, क्लास 1 से बच्चा मिलता है तो बड़ी खुशी की हमको होती है, क्योंकि हमारे पास 12 साल होते हैं, और हम लोग सबसे पहले तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ ना टच में रहिए। राइट। और हम बच्चों को ना लेकर चलते हैं आगे। तो कोशिश करते हैं उसका फिजिकल फिटनेस तो पहले मेंटेन हो। ठीक है। दूसरा, संस्कारित होना चाहिए बच्चा, क्योंकि आज्ञाकारी होगा तो हमारी बातें सुनेगा, पेरेंट्स की बात सुनेगा, तभी आगे निकलेगा। ये 2 चीजों को हम देते हुए उनको शिक्षा लेकर चलते हैं, एजुकेशन में लेकर हम उसको चलते हैं। और हम बच्चों को ये भी, पेरेंट्स को ये भी कहते हैं कि क्लास 5th 6th तक ना बच्चा आपको ना ये दिख जाएगा कि वो कर क्या सकता है। वेरी गुड। और अगर 5th 6th तक अपने को पता पड़ जाए कि वो कर क्या सकता है, तो हम ना उसका 6th से टारगेट डिसाइड कर लेंगे। पहले स्कैन करते हैं। हाँ जी, 6 से टारगेट डिसाइड कर लेंगे। अगर 6 से हम टारगेट डिसाइड कर ले, मान लो वो एजुकेशन फील्ड में ही जाने की इच्छुक है, तो हम अभी से उनकी ना धीरे धीरे हम उतने लेवल का ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि 10th के बाद अचानक से 11th में जब बच्चा पहुंचता है तो सिलेबस एकदम चेंज हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता इतना। तो वो 11th में आकर अपने सिलेबस को, वो 6 से अगर बच्चा प्रिपेयर है तो 11th 12th के लिए आसान हो जाता है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकाल लेगा। और हमारा ये टारगेट रहता है कि अगर मान लो 12वीं तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाया, तो उसको हम इस लेवल का बना देते हैं कि आगे चलकर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम भी उसको देना है। बिल्कुल, ये जरूरी आपने बताया। तो होता हमारे देश में ये है कि अभी 5 साल पहले ट्रेंड ये था कि 10वीं के बाद 8वीं के को लगता है हम आईटी देंगे और सब कोटा चले जाते हैं। यानी हर बच्चा भारत में जो पढ़ाई करता है 12 साल के बाद, जैसे कुंभ का मेला होता है ना, डुबकी लगाते हैं, जी, ऐसे वहाँ कोटा में जाकर डुबकी लगा देते हैं और उसमें बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। तो आपने ये जो सोचा है कि 6 के बाद बच्चे को मॉनिटरिंग करना है और उसकी जो एबिलिटी है, उसकी क्षमता के अनुसार उसके लिए कोर्स डिजाइन करना है। बिल्कुल, यही आप कर रहे हैं जी। दैट्स अ ग्रेट जॉब यू आर डूइंग। अच्छा बहादुर साहब, एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है, जैसे मैंने कहा क्लास 1 से क्लास 12 12 साल होते हैं, इसके बाद अगर कोई बच्चा 12वीं में फेल होता है तो क्या माना जाए बहादुर साहब कि ये स्कूल फेल हो गया, कि टीचर फेल हो गया, प्रिंसिपल फेल हो गया, कि बच्चा फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, कि सरकार फेल हो गई, क्या हुआ बताइए। नहीं, ऐसा फेल तो होता नहीं है साहब। कोई अगर बच्चा फेल होता है तो मैं क्या मानूं, क्योंकि ये तो आप बच्चे पर जड़ देंगे या पेरेंट को बुला के बोलेंगे कि आपका बच्चा फेल हो गया या बच्चा बुद्धू माना जाता है, लेकिन क्या ये ठीक है, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप बताइए। नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि हमको ना पेरेंट्स और एक स्कूल बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठाकर चलना चाहिए। फिर भी 12 साल के बाद कोई बच्चा फेल होता है तो आप उसको कैसे देखते हैं, होना चाहिए क्या? नहीं, 12 साल बहुत लंबा समय होता है। हाँ, इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे 9th में, 10th में, 11th में 40% बच्चे, 35% बच्चे सप्लीमेंट्री आती है। तो क्या ये शिक्षा की कमी है, मॉनिटरिंग की कमी है, टीचर्स की कमी है, या हम कहाँ पर हम कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ हम फेल हो रहे हैं, वो जरा बताया। सिर्फ कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन की कमी, अच्छा वेरी नाइस। सिर्फ कोऑर्डिनेशन के अलावा किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ जी। बच्चों को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसके हिसाब से उनके साथ बैठा नहीं जा रहा है। बैठा नहीं जा रहा है, एक बैठना चाहिए। हाँ जी। जो बैठा नहीं जा रहा है, और ये रिजल्ट आने के बाद सबको अखरेगा, Very चाहे nice। वो पेरेंट्स हो, चाहे जी। वो टीचर्स हो, ठीक है। सबको फील होगा कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसको शुरू से सुधार लेना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को इस लेवल में लाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आप बहादुर भाई का ये कहना है कि जो पेरेंट है खाली फीस पटाने से काम खत्म नहीं होता है, बिल्कुल, उनको आगे भी बहुत रोल प्ले करना है जी। उनको हरातार स्कूल में मिलना है, क्योंकि पेरेंटिंग में ही नहीं आते हैं लोग, जी, है ना, और पीटीएम में नहीं आते हैं लोग। सही है। तो लगातार बैठे, समझे, क्वालिटी समय दे बच्चे को जी, और उसको अंडरस्टैंड करें और मिलकर कुछ काम करें, तो शायद ये सब अच्छा हो जाएगा। संस्कारित करना चाहिए। हम ऐसा संस्कारित चाह करना रहे हैं कि संस्कारित करना चाहिए। अच्छा, फेल तो होता नहीं है, फेल नंबर पाने जी कितने बहुत होते हैं 100 में। अच्छी जानकारी फेल आपने मेरे और ख्याल से यहाँ होना पे नहीं चाहिए। बहादुर जी ने हमारे दर्शकों को दी है। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बेहद कॉन्शियस हैं कि उनको किस करियर में, किस पर्टिकुलर फैकल्टी में अपना करियर बनाना है, इसको लेके हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचे
और लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकें और किस तरह से अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, उन तमाम चीजों की जानकारी पहुंचाना भी हमारा एक खास मकसद है। और इसमें न केवल द्रोणाचार्य स्कूल बल्कि आप भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते भी हम इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।